हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट की, एंड दैट इज़ एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। यानी कि जब आप इंटर एट्रियल सेप्टम फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो वो जो सेप्टम है उस सेप्टम के बनने में क्या क्या डिफेक्ट होते हैं, और वो जो डिफेक्ट हैं वो राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में बनने वाली सेप्टम या दीवार में होने वाले डिफेक्ट्स होते हैं। सो लेट्स सी कि ये क्यों बनते हैं इन द एम्ब्रियो। सो बच्चों, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स का जो इंसिडेंस है वो कितना होता है? इट इज अराउंड 6 और 6.4 पर 10,000 लाइफ बर्थ। और एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कंजेनाइटल हार्ट जो एनोमलीज हैं उनमें से वन ऑफ द वेरी कॉमन डिफेक्ट्स होते हैं, और इनका अगर सेक्स रेशियो देखा जाए तो इट इज 2:1 प्रिवलेंस इन द फीमेल टू द मेल इन्फेंट्स। अब जब आप एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट पढ़ेंगे तो बच्चों, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स के 4 टाइप्स हैं जो आप देखते हैं। कौन कौन से टाइप हैं? पहला है डिफेक्ट्स इन द ऑस्टियम प्राइमम। लेकिन बच्चों देखो, ऑस्टियम प्राइमम डिफेक्ट्स जो होते हैं वो इंटर एट्रियल सेप्टम में अकेले नहीं होते। जब भी आप ऑस्टियम प्राइमम डिफेक्ट्स देखोगे ये हमेशा एसोसिएटेड होते हैं एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट्स के साथ, एंड ये डिफेक्ट्स कंजेनाइटली रेयर होते हैं। Ostium secundum defect, this is a most common type of atrial septal defect. The third defect is complete absence of atrial septum, and the fourth defect is sinus venosus defects with atrial septal defects. So let's see these one by one. So first हम बात कर रहे हैं बच्चों atrial septal defect with endocardial cushion defects. अब यहाँ पे सबसे पहले आप ये समझिए कि endocardial cushion का मतलब ये एरिया जो कि एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल को राइट एंड लेफ्ट हाफ में डिवाइड करता है। ये जो एंडोकार्डियल कुशन है जिसको सेप्टम इंटरमीडियम भी बोला जाता है बच्चों, ये 3 जगह काम आ रहा है। क्या क्या बना रहा है? यहाँ पे बनेगा आपका इंटर एट्रियल सेप्टम, यानी इंटर एट्रियल सेप्टम का एक हिस्सा इस कुशन से आगे मिलने वाला है। यहाँ पे बनेगा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का एक हिस्सा वापस से एवी कुशन पर आने वाला है। और दूसरा, ये जो एवी कुशन है या एंडोकार्डियल कुशन है ये बेसिकली किसको डिवाइड कर रहे हैं? ये डिवाइड कर रहे हैं एट्रियम और वेंट्रिकल की कैनाल को, यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल को 2 हाफ में डिवाइड कर देते हैं, राइट एंड लेफ्ट हाफ। यानी अगर इन कुशंस के अंदर डिफेक्ट हो गया, यानी कि जो एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल को डिवाइड करने वाली 2 स्वेलिंग्स हैं इनके बनने में डिफेक्ट हो गया तो 3 जगह अफेक्शन हो सकता है। एक कि ये जो एट्रियम का पोर्शन यहाँ पे इनसे चिपकने वाला था ये डिफेक्टिव हो जाएगा, साथ में ये जो वेंट्रिकल का पोर्शन इनके साथ चिपकने वाला था ये डिफेक्टिव हो जाएगा, और इस कैनाल का जो डिवीजन होना था ये डिफेक्टिव हो जाएगा। क्लियर? यानी एंडोकार्डियल कुशंस जो होते हैं वो एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल में जब आप इनका फॉर्मेशन देखते हैं तो ये 3 जगह काम आते हैं। कहाँ कहाँ? ये डिवाइड करते हैं कैनाल को राइट एंड लेफ्ट पार्ट में, ये पार्टिसिपेट करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का जो पोर्शन बनाते हैं जो कैनाल के पास आता है वो कौन सा होता है? मेम्ब्रेनस पार्ट। और ये हेल्प करते हैं इन द क्लोजर ऑफ ऑस्टियम प्राइमम। इन माय क्लास ऑफ इंटर एट्रियल सेप्टम फॉर्मेशन हमने देखा था कि जब आपका सेप्टम प्राइमम इनिशियली बनता है तो सेप्टम प्राइमम और एवी कुशन के बीच में गैप है, उसको बोलते हैं हम ऑस्टियम प्राइमम, और धीरे धीरे ये ऑस्टियम प्राइमम फ्यूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेप्टम जाके इस एवी कुशन से चिपक जाता है। यानी अगर एवी कुशन नहीं है तो आपका ऑस्टियम प्राइमम हमेशा बना रहेगा। यानी कि जब भी आप एंडोकार्डियल कुशन इनसाइड द एवी कैनाल की बात कर रहे हैं, हम 3 जगह एक साथ बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कैनाल का डिवीजन, हम बात कर रहे हैं मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का बनना, एंड हम बात कर रहे हैं ऑस्टियम प्राइमम का फ्यूज हो जाना या डिसअपियर हो जाना बाय द फ्यूजन ऑफ लोअर एंड ऑफ सेप्टम प्राइमम विद एट्रियोवेंट्रिकुलर कुशंस। क्लियर? सो द सेप्टम प्राइमम, अब हो क्या रहा है इस डिफेक्ट में? क्या होगा कि जो सेप्टम प्राइमम है अगर वो फ्यूज नहीं होता है इस एंडोकार्डियल कुशन पे तो क्या होगा? देयर इज ए पेटेंट फोरामन प्राइमम ऑस्टियम प्राइमम। यानी ये जो आप ऑस्टियम प्राइमम या फोरामन प्राइमम देख रहे हैं, यहाँ पे जो इनिशियली फोरामन प्राइमम या ऑस्टियम प्राइमम बनता है वो परमानेंटली बना रह जाएगा। क्लियर?
सो द एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट्स अगर हैं तो वो किस किस से एसोसिएटेड है, वो एसोसिएटेड है तीन चीजों से, डिफेक्ट इन द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम विच इज नोन एज वीएसडी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, associated with the atrial septal defect and associated with the formation of the valve of AV canal, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है mitral valve deformity। यानी अगर एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट यहाँ पे हो रहा है तो आपका एट्रियम का जो सेप्टम है वो भी डिफेक्टिव है, वेंट्रिकल का जो सेप्टम है वो भी डिफेक्टिव है, और जो माइट्रल वॉल्व बनने वाला है वो भी डिफेक्टिव है। और तीनों का कॉमन रीजन क्या है, इस पार्टीशन का, यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर कुशन का एब्नॉर्मल होना। अब नेक्स्ट डिफेक्ट है ऑस्टियम सेकेंडम। ऑस्टियम सेकेंडम डिफेक्ट्स जो होते हैं बच्चों एट्रियल सेप्टम में सबसे ज्यादा कॉमनली पाए जाने वाले डिफेक्ट्स हैं, एंड दे आर मोर सिग्निफिकेंट डिफेक्ट्स इन द एट्रियल सेप्टम एंड दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय ए लार्ज ओपनिंग। इसमें क्या होगा, लार्ज ओपनिंग होगी बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। तो ये जो आपका लेफ्ट है और ये जो राइट एट्रियम है, इनके बीच में वो लार्ज ओपनिंग होती है। अब बच्चों यहाँ पे एक बात समझिए आप कि इट मे बी कॉज्ड बाय द टू रीजन, इसके दो रीजन हैं। हम एक बात समझें कि ऑस्टियम सेकेंडम दो वजह से एनलार्ज हो सकता है। पहला रीजन क्या है कि जब आपका सेप्टम प्राइमम नीचे आता है और ऑस्टियम प्राइमम को बंद करता है, उसी टाइम एक नया छेद आप सेप्टम में बना रहे। यानी बच्चों इसके अंदर हो क्या रहा है कि जब आप इस सेप्टम को यहाँ देखते हैं जो कि सेप्टम सेकेंडम है और ये आपका सेप्टम प्राइमम है, तो जब ये सेप्टम प्राइमम नीचे जाके इस एवी कुशन से चिपकता है, उसी समय यहाँ पे मल्टीपल परफोरेशन होते हैं और जिससे आपका ऑस्टियम सेकेंडम बनता है। अब ये ऑस्टियम सेकेंडम साइज में दो तरह से बढ़ सकता है जिसकी वजह से डिफेक्ट बने। पहला रीजन ये है कि ये जो आपका लोअर पोर्शन है किसका, सेप्टम प्राइमम का, वो और ज़्यादा छोटा हो जाए। यानी अगर सपोज करो कि ये यहाँ इतना न बन के इतना सा ही बनेगा, तो क्या होगा कि यहाँ पे ये जो छेद है उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, ये छेद बड़ा हो जाएगा। दैट इज अगेन ए रीजन ऑफ द डिफेक्ट। दूसरा रीजन क्या है कि ये जो सेप्टम सेकेंडम बन रहा है इसकी लंबाई अगर छोटी हो जाए, तो या तो ये छोटा हो जाए या ये छोटा हो जाए, दोनों ही केस में ये जो फोरामेन है ये पूरी तरह से ऑब्लिटरेट या ओवरलेप नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इट मे बी कॉज्ड बाय एक्सेसिव सेल डेथ और रिजॉर्प्शन ऑफ द सेप्टम प्राइमम, और देयर मे बी ए इनएडिक्वेट डेवलपमेंट ऑफ सेप्टम सेकेंडम। यानी दोनों ही सेप्टम में अगर डिफेक्ट होंगे तो फोरामेन कौन सा परसिस्ट करने वाला है, फोरामेन सेकेंडम, नॉट प्राइमम। ठीक है, सो द सेप्टम आर टू शॉर्ट। तो ये जो सेप्टम्स हैं ये कैसे हो गए, टू शॉर्ट, दे आर टू वेरी शॉर्ट। सो यू कैन सी अगर इसकी लंबाई भी कम हो जाए तो भी ये छेद बड़ा हो जाएगा, और अगर इस वाले सेप्टम की लंबाई भी छोटी हो जाए तो बच्चों ये जो छेद है ये ओवरलेप नहीं हो पाएगा। सो दोनों ही केसेस में कौन शॉर्ट हो रहा है, दोनों ही केसेस में या तो सेप्टम प्राइमम शॉर्ट हो रहा है या सेप्टम सेकेंडम शॉर्ट हो जाता है। So depending on the size of the opening, considerable intracardiac shunting may occur from left to right। यानी देखो इंट्रायूटेराइन लाइफ में शंटिंग कहाँ से होती है, राइट से लेफ्ट, लेकिन आफ्टर बर्थ कैसे होती है, लेफ्ट टू राइट। क्यों, बिकॉज आफ्टर बर्थ लेफ्ट साइड में प्रेशर हाई होने लग जाता है क्योंकि आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों तरीके के डिफेक्ट आप देख रहे हैं। इस वाले डिफेक्ट में क्या हुआ है बच्चों, इस वाले डिफेक्ट में अगर आप देखेंगे तो ये जो सेप्टम प्राइमम है देखो कितना छोटा रह गया। तो छोटा सेप्टम प्राइमम होने से जो आपका यहाँ पे ये फोरामेन बना जिसको नाम दिया ऑस्टियम सेकेंडम, इसकी साइज बहुत बड़ी हो गई। सो दिस इज कॉज्ड बाय द एक्सेसिव रिजॉर्प्शन ऑफ सेप्टम प्राइमम। तो यहाँ सेप्टम प्राइमम की लंबाई छोटी है, यहाँ पे सेप्टम प्राइमम तो प्रॉपर बना है, लेकिन ये जो ऑस्टियम सेकेंडम है इसको कवर करने के लिए यहाँ नीचे की तरफ जो फोरामेन को के ऊपर ओवरलैपिंग होनी थी किसकी, सेप्टम सेकेंडम की, वो नहीं है। सो इट इज कॉज्ड बाय द फेलियर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सेप्टम सेकेंडम। तो इसमें भी कौन सा फोरामेन है, ऑस्टियम सेकेंडम या फोरामेन सेकेंडम, इसमें भी कौन सा फोरामेन है,
फोरामेन सेकेंडम। सो इसलिए फोरामेन सेकेंडम ASDs बहुत कॉमन होती हैं और ये दो तरीके की हो सकती हैं, एक जिसमें सेप्टम प्राइमम छोटा हो और दूसरा जिसमें सेप्टम सेकेंडम की जो लेंथ है वो डिफेक्टिव हो। क्लियर? अब तीसरे टाइप का जो है उसमें क्या होता है बच्चों कि इंटरएट्रियल सेप्टम डेवलप ही नहीं हुआ, ना तो प्राइमम सेप्टम प्राइमम डेवलप हुआ ना सेप्टम सेकेंडम डेवलप हुआ। इस केस में दोनों एट्रियम एक सिंगल चैम्बर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पे क्या है कि ये एक बहुत सीरियस एबनॉर्मेलिटी है एंड दिस कंडीशन इज हैविंग ए कॉमन एट्रियल चैम्बर विच इज नोन एज कोर ट्राइलोक्यूरे बाइवेंट्रिकुलर। नाउ इसमें टोटल कितने लोब हैं? 3 लोब हैं। कैसे 3 लोब हैं? एक एट्रियम है और बाइवेंट्रिकुलर 2 वेंट्रिकल है। सो ये जो डिफेक्ट है, इस डिफेक्ट में प्रॉब्लम क्या है कि आपका इंटरएट्रियल सेप्टम या पार्टीशन बनता ही नहीं है। इन दिस कंडीशन देयर इज ए कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सेप्टम प्राइमम एंड सेप्टम सेकेंडम। Now it always associated with the serious kind of heart defects। अगर पेशेंट को इस तरीके का एट द टाइम ऑफ बर्थ एबनॉर्मेलिटी है जहाँ सिंगल एट्रियल चैम्बर है, इट मीन्स उसको और भी दूसरी कार्डियक डिफेक्ट्स हो सकते हैं। उसके बाद आता है बच्चों प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ फोरामेन ओवल। नाउ ये प्रॉब्लम जो है ना इसमें क्या है कि जो आपका ऊपर से सेप्टम सेकेंडम है और नीचे से ये आपका सेप्टम प्राइमम है, तो इंट्रा यूट्राइन लाइफ में क्या होता है कि ये राइट से लेफ्ट जब शंटिंग हो रही है तो ये फ्लैप नीचे जाता है और ब्लड इधर चला गया। ये मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि राइट साइड के अंदर आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है और लेफ्ट साइड में ब्लड नहीं आ रहा क्योंकि इंट्रा यूट्राइन लाइफ में पल्मोनरी सर्कुलेशन काम नहीं कर रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है प्राइमम की, ये प्राइमम की स्ट्रक्चर फोरामेन ओवल में वॉल्व की तरह काम करती है। लेकिन अगर सपोज करो कि इंट्रायूट्राइन लाइफ में ये इसके साथ चिपक के बंद हो जाए तो बच्चों क्या होगा, आपका जो ब्लड है वो राइट से लेफ्ट में नहीं जाएगा इन द यूट्राइन लाइफ। सो ओकेजनली द ओवल फोरामेन फ्यूज ड्यूरिंग प्रीनेटल लाइफ। प्रीनेटल लाइफ यानी इनसाइड द यूट्रस ये जो दोनों वॉल्व हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं। Now this abnormality lead to the massive hypertrophy of right atrium and right ventricle। इस वजह से क्या हुआ कि राइट साइड ऑफ जो हार्ट है उसमें प्रेशर हाई होता जा रहा है और उसको उस ब्लड को दूसरी जगह पुश करने के लिए मसल्स को ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो धीरे धीरे वो जो मसल्स हैं बच्चे के हार्ट की, वो राइट साइड की पर्टिकुलरली, वो साइज में बड़ी हो जाती हैं, दैट इज हाइपरट्रॉफी। Now it causes the underdevelopment of the left side of heart और इसकी वजह से जो लेफ्ट हार्ट है वो पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि लेफ्ट हार्ट को ऑक्सीनेटेड ब्लड नहीं मिल रहा है। नाउ ऐसे जो बच्चे होते हैं when they will born they generally died, so death occur usually after the birth। क्लियर? सो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो दो स्ट्रक्चर हैं लोअर एंड ऑफ सेप्टम सेकेंडम एंड अपर एंड ऑफ सेप्टम प्राइमम, अगर ये प्री मैच्योरली फ्यूज हो जाएं तो राइट से लेफ्ट आपका जो ब्लड जाना चाहिए था वो नहीं जा पा रहा है। तो इसलिए इस चैम्बर में प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, यहाँ ब्लड आ नहीं रहा तो ये तो डेवलप हो नहीं पाता और इसकी वॉल बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती हैं एंड दीज इन्फेंट जनरली डाइड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। अब एक और आपका टाइप है दैट इज साइनस वीनोसस डिफेक्ट विद एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी साइनस वीनोसस एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स एसोसिएटेड हैं इनके अंदर टाइप ऑफ डिफेक्ट्स होता है हाई मतलब जो सेप्टम है इंटर एट्रियल सेप्टम उसमें सबसे ऊपर की तरफ आपको डिफेक्ट नजर आएगा। जैसे कि अगर आप यहाँ देखोगे तो ये पूरा आपका सेप्टम है, इस पूरे सेप्टम में ऊपर की तरफ आपको डिफेक्ट नजर आएगा। अगर इसको आप काट के देख रहे हो तो बच्चों ये तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सेप्टम बन रहा है और इस सेप्टम में अगर आप डिफेक्ट देखेंगे तो बच्चों डिफेक्ट कहाँ नजर आ रहा है, ये ऊपर की तरफ। यानी साइनस वीनोसस के साथ जब ASD होगा तो सेप्टम में डिफेक्ट कहाँ होता है, हायर लेवल पे ऊपर की तरफ, दैट इज हाई ASDs। As it is located in the superior part of the interatrial septum close to the entry of superior vena cava। So यहाँ पे ये superior vena cava आ रही है तो जहाँ superior vena cava खुलती है उसके बिल्कुल पास में आपको atrial septal defects नजर आते हैं।
So a sinus venosus defect is a rare type of ASD and it results from the incomplete absorption of the sinus venosus into the right atrium or abnormal development of the septum secundum. तो ये जो हाई लेवल ऑफ एबनॉर्मलिटीज हैं, इसके दो कारण हैं कि या तो जो साइनस विनोसस है जिसको एब्जॉर्ब होकर राइट एट्रियम बनाना था वो एब्जॉर्प्शन कंप्लीट नहीं है, या फिर जहां जिस पॉइंट से सेप्टम सेकेंडम को ओरिजिन होके नीचे जाना था उस पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे कोई डिफेक्ट हो गया है। क्लियर? अब एक और लास्ट पॉइंट आता है बच्चों, वो है प्रोब पेटेंसी ऑफ फोरामेन ओवल। यानी अगर हम आफ्टर बर्थ एक न्यूबॉर्न का इंटरएट्रियल सेप्टम देखते हैं तो कई बार क्या होता है बच्चों कि ये जो दो फ्लैप हैं, ऊपर वाला रिजिड होता है, नीचे वाला जो हम देखते हैं सॉफ्ट होता है, और ये इंटरएट्रियल लाइफ में नीचे जाता है फिर ऊपर आता है, नीचे जाता है, बट आफ्टर बर्थ क्या होता है कि ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इन 20 to 25% केसेस, 20 से 25% केसेस में ये इसके साथ चिपक तो गया है। क्यों चिपक गया? क्योंकि इस साइड में प्रेशर हाई हो चुका है, तो बिकॉज ऑफ दिस ये इससे चिपक तो जाता है। लेकिन आफ्टर बर्थ अगर आप चाहें तो इसमें एक बहुत पतला प्रोब पास कर सकते हैं दोनों फ्लैप के बीच में, एंड दैट इज नोन एज प्रोब पेटेंसी। तो ये प्रोब पेटेंसी कितने परसेंट केस में दिखती है? 20 से 25% केसेस में द फ्यूजन ऑफ सेप्टम प्राइमम एंड सेप्टम सेकेंडम इज इनकम्प्लीट। फ्यूजन कैसा है? इनकम्प्लीट फ्यूजन है। सो एज ए रिजल्ट देयर इज ए परसिस्टेंस ऑफ नैरो ऑब्लिक क्लेफ्ट बिटवीन द टू एट्रिया। यानी इन दो एट्रिया के बीच में एक नैरो क्लेफ्ट परसिस्ट कर रहा है, और इस क्लेफ्ट के थ्रू आप एक प्रोब पास कर सकते हो फ्रॉम द वन एट्रियम टू द अनदर एट्रियम। क्लियर? लेकिन बच्चों ये जो प्रोब पेटेंसी वाला पोर्शन है, इसके थ्रू कोई कार्डियक एनोमली या कार्डियक इश्यूज बच्चे को नहीं होते हैं। सो ये जो हम प्रोब पेटेंसी कर रहे हैं, ये किस एरिया के थ्रू कर रहे हैं बच्चों? हम ये प्रोब पेटेंसी कर रहे हैं फोरामेन ओवल के थ्रू, एंड ये प्रोब पेटेंसी किसी भी तरीके के कोई क्लिनिकल साइन सिम्टम पैदा नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि ये वाला एरिया फिजियोलॉजिकली काम नहीं कर रहा है। क्यों काम नहीं कर रहा है? क्योंकि प्रेशर इस एरिया में हाई है, तो ये जो फोल्ड है ये वैसे भी सेकेंडम के साथ चिपका रहेगा। लेकिन हाँ, अगर हम इसको मैनुअली यहाँ से प्रोब पास करने की कोशिश करेंगे तो 20 से 25% केसेस में प्रोब जा सकता है, अगर इन दोनों में फ्यूजन नहीं हुआ होगा तो। Now this probe patency of foramen oval may be forcefully open in some cardiac pathology। मतलब क्या हुआ कि कई कार्डियक पैथोलॉजीज ऐसी होती हैं जिसमें हमें इंटेंशनली शंट ऑफ हार्ट को मेंटेन करना है आफ्टर बर्थ। देखो इंट्रायूट्राइन लाइफ में तो राइट से लेफ्ट शंट एक नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन बर्थ के बाद राइट टू लेफ्ट शंट नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ हार्ट डिजीज ऐसी हैं जिसमें कि हम चाहते हैं कि शंट बना रहे, तो अगर आप इस चीज को मेंटेन करना चाहते हैं आफ्टर बर्थ तो जाके आप फोर्सली, नो सी यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है, फोर्स्ड। सो फोर्सली आप इस ओपनिंग को खोल सकते हैं इन 20 to 25% केसेस, एंड यू कैन मेंटेन शंटिंग। क्लियर? अदरवाइज ये राइट टू लेफ्ट शंटिंग आफ्टर बर्थ नहीं होती है, और इन 25% केसेस में भी जहां आप प्रोब पास कर रहे हो पेशेंट को कोई क्लिनिकल प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये दोनों हैंड फिजियोलॉजिकली चिपके हुए होते हैं और यहाँ पे कोई शंटिंग देखने को नहीं मिलती। क्लियर? तो अब एट द एंड ऑफ दिस सेशन आपने समझा कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट का एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस क्या है। अगर सेप्टम प्राइमम में डिफेक्ट है तो सेप्टम प्राइमम की एएसडी होगी, सेप्टम सेकेंडम में डिफेक्ट है तो उसकी वजह से सेप्टम सेकेंडम से रिलेटेड एएसडी होगी। लेकिन बच्चों ये जो एएसडीज होती हैं इनके थ्रू जो शंट है इंट्रायूट्राइन लाइफ में वो क्या था? राइट टू लेफ्ट, लेकिन आफ्टर बर्थ क्या हो जाएगा? लेफ्ट टू राइट। क्यों हो जाएगा लेफ्ट टू राइट? क्योंकि आफ्टर बर्थ लेफ्ट चैम्बर ऑफ हार्ट में प्रेशर हाई हो जाता है, क्योंकि पल्मोनरी सर्कुलेशन से लेफ्ट चैम्बर में ब्लड आना शुरू हो जाता है। सो लेफ्ट टू राइट शंटिंग कहाँ होती है बच्चों? आफ्टर बर्थ। और इंट्रायूट्राइन लाइफ में राइट टू लेफ्ट शंटिंग इज ए नॉर्मल शंटिंग। क्लियर? So this is what is about the embryological basis of atrial septal defect. Thank you.